नमस्कार एवरीवन। हम लोग अभी पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नई नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में स्थापित हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और विद्वत जन वहां उपस्थित थे, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी कुलपति वगैरह थे। तो हमें ये हम लोगों ने कल देखा कि नए विश्वविद्यालय में क्या है और इसके क्या इतिहास रहा है, कैसे इसकी स्थापना हुई, किन किन की भूमिका रही, सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने क्या प्रयास किए इसके लिए, आज की सरकारों ने इसके लिए क्या प्रयास किए, कहाँ कहाँ कौन कौन देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और साथ में भी हम लोगों ने देखा कल के क्लास में कि ये जो यूनिवर्सिटी है बनी है, इसके गवर्निंग बॉडी में, शासी निकाय में किस किस देश से लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो चलिए, इससे के बाद हमने सोचा कि हम लोग ऐसा करें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना है उसके बारे में कुछ जान लें, जिससे संबंधित नालंदा, तक्षशिला से संबंधित कुछ विक्रमशिला, ऐसा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे एनटीए नेट में भी आते हैं, यूपीएससी वगैरह में भी आते हैं और सामान्य परीक्षाओं के लिए सामान्य प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आज इसको देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में हम लोग जब जानते हैं तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के, जैसे आप हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जो विचारधाराएं इसमें मिलती हैं, एक महायान और दूसरा मिलता है हीनयान। जब हम लोग विधिवत तरीके से बौद्ध धर्म का जब अध्ययन करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे। खैर, हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वीडियो ज्यादा काफी लंबा नहीं करेंगे, चाहेंगे कि सफिशिएंट सूचनाएं सब तक मिल जाए। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के साथ के तथा अनेक देशों के छात्र यहां पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से लगभग 99.5 किलोमीटर या लगभग 100 किलोमीटर मान के चलिए, और राजगीर से जो अभी जहां विश्वविद्यालय बना है, नया विश्वविद्यालय राजगीर आप लोग जानते हैं, वहां से लगभग 11 से 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए थे। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यानी कि इसके जो अवशेष बचे हुए हैं, इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं जब वहां जाते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जो उसके बारे में जानते हैं वो बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना खंडहर आप देख रहे हैं वो उतना ही छोटा नहीं था, बल्कि वो उसका केवल 10% भाग ही है जो हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी की खुदाई नहीं हो पाई है। एक उस पे शहर बस गए हैं, उस पे गांव बस गए हैं, और तो अभी तक वहीं पे खुदाई रुकी हुई है, वहीं तक का हम लोग अवशेष देख पाते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए 2 चीनी यात्री, जिनका नाम प्रायः मिलता है, ऐसे बहुत सारे चीनी शिक्षाविद थे, शिक्षार्थी थे जो यहाँ पढ़ने आए थे। ये यात्री थे और यहाँ इन्होंने पढ़ाई भी की। उनका नाम था वेनसांग और इतिसन। ये यात्रा विवरणों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। और ये विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी देते हैं, अब इनकी जो लिखी हुई किताबें जब लाइब्रेरी में रखी जाती हैं तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इन्हें जानना समझना चाहते हैं कि आखिर में विश्वविद्यालय है कहाँ भारत में। ऐसे कई देशों में हुआ है। स्विट्जरलैंड के भी एक यात्री, यानी कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने आए थे, उन्होंने भी किताब लिखी, अपनी लाइब्रेरी में रखी और वहां से लोग जानने का प्रयास किए। इसके बाद कई देशों से आए तो फिर वहां से आकर के लोगों ने फिर इसकी खुदाई के बारे में बात कही कि विश्वविद्यालय को हम लोग को खोजना चाहिए, कहाँ है, कैसे है, एक खंडहर है तो आखिर क्या है, कैसे है। यहाँ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। तो यानी कि 5 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक। आप समझ सकते हैं कि मेंटरशिप कितना मजबूत था इनका जो मेंटरशिप था, आज के समय में उतना जबरदस्त मेंटरशिप नहीं है।
आज के समय में हम देखते हैं कि 21:1 ये 21 विद्यार्थी पे एक है, कहीं 25 विद्यार्थी पे एक है। ये भी मैं पुराना रेशियो बता रहा हूं। अब तो है 35 विद्यार्थियों पे एक बचा हुआ है। तो उस समय का एक खास बात थी कि ये 5 विद्यार्थी पे एक मेंटर होते थे और वो उस मेंटर यानी कि शिक्षक के अधीन कार्य करते थे। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शिक्षक थे, जो जिसका विभागाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, ऐसे पदों पे या शिक्षा सलाहकार बोल सकते, ऐसे पदों पे जो कार्यरत जो शिक्षक थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहां जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। वो यहां आए विद्यार्थी बनकर के, अच्छे विद्यार्थी होने के कारण उन्हें पढ़ाने के भी अवसर प्राप्त हुए। तो उन्होंने दोनों चीजें यहां पे देखी। इस विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम, जो 450 से 470 ईस्वी को जाता है, इनका शासनकाल रहा। और यही शासक कुमार गुप्त 20 वर्षों के दौरान मध्य उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि यहाँ पे एक विश्व स्तरीय विद्यालय यानी कि शिक्षा केंद्र की आवश्यकता है, इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना की। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला और गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में, इसके विकास में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अपने आप में इतना प्रख्यात विश्वविद्यालय था पूरे विश्व में कि कोई भी शासक इसके विकास चाहता था। वो चाहता था कि विश्व वैश्विक स्तर पर भारत से विभिन्न विद्यार्थी जो यहाँ पे अध्ययन आकर के करें। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। विकसित स्थिति में इसे विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 और अध्यापकों की संख्या 2,000 थी, यानी कि 5 शिक्षकों पे 5 शिक्षार्थी पे 1 शिक्षक हुआ करते थे। 7वीं सदी में यह ह्वेनसांग आया था। उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य यानी कि शिक्षक नालंदा विश्वविद्यालय में थे। बाद में धीरे धीरे शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, खास करके जो अधिकतर शिक्षक जो बढ़े 1510 के अलावा, वो अधिकतर शिक्षक वे थे जो इस विश्वविद्यालय में पढ़े और बाद में यहीं पे वो आचार्य और शिक्षक बन गए। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह विश्वविद्यालय जो है वो करीब 200 वर्षों तक रहा, जबकि आज हमारे भारत के इन विश्वविद्यालयों में जो नैक से A++ ग्रेडिंग लेकर के भी हैं, उन विश्वविद्यालयों में से कोई भी विश्वविद्यालय अंडर 100 में नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पहले की शिक्षा व्यवस्था भारत की कितनी मजबूत थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। ऐसे कहा जाता है कि इसमें प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार थे और उसमें जिससे अभी हम लोग नालंदा में जाते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडर बना हुआ है, जो भानावशेष बचा हुआ,
उसमें जब हम लोग जाते हैं अभी घूमने, तो जो मुख्य गेट से जाते हैं वो गेट नहीं है, वो बाद में एक रास्ता खोजा गया, बनाया गया, जो नजदीकी रास्ता, जो अभी जो रोड है उससे नजदीकी रास्ते से वो मिलता जुलता है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि उसका मुख्य द्वार किधर किधर कौन कौन था। लेकिन बताया जाता है, जो उन्होंने किताब में लिखे हैं वो बताते हैं कि 3 थे। और ये बहुत बड़ा कैंपस था। जैसे मैंने कहा कि ये जो कैंपस उसका था, उसको उस कैंपस का केवल 10% ही खुदाई हो पाई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफी बड़ा कैंपस था, और उस पे अब गांव शहर बस चुके हैं नालंदा के। लेकिन जो 10% खुदाई हुई है वहीं तक हम लोग सीमित हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे, बड़े कमरे 7 थे। किन्हीं किन्हीं रेफरेंसेस में 10 कक्ष की सूचनाएं जानकारी मिलती है। और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठ के होने की संभावना बताई जाती है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे, 3 मंजिले 4 मंजिले होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी, दीपक होती थी, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे, खाने टाइप के, जिसमें किताबें रखी जाती थी। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झील भी थी। यही कारण है कि अभी जो नया विश्वविद्यालय नालंदा में बना है, उसमें उसके सामने भी झील बनाई गई है। वहां पे पानी है और काफी सुंदर नया परिसर भी लगता है। नए परिसर बनाने में भी इसका प्रयास किया गया है कि जो पुराने नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उससे संबंधित जो भी संरचनाएं उनको देखने में मिली हैं, वैसा ही रूप देने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन यह आसान नहीं होगा कि पुराने जैसा बन जाए, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन के बारे में लोग देखें तो समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो उनको निर्वाचित करते थे मताधिकार से। कुलपति दो परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। कितने? 2 परामर्शदात्री समितियां होती थी उनके लिए, और वे उनसे परामर्श से काम करते थे। प्रथम समिति जो होती थी शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी, और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। जैसे मैंने क्लास के प्रारंभ में कहा कि वहां ये ऐसा विश्वविद्यालय है था विश्व का जिसमें आवासीय था, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो ये जो विद्यार्थी थे जो वहां पढ़ते थे, 1000 विद्यार्थी, इसके बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, बहुत सारे शिक्षक, आचार्य, प्रबंधन समितियां, तो बहुत सारे थे। उसमें जो है इतने लोगों की लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 20,000 लोगों का भरण पोषण, उनके कपड़े, भोजन, आवास और सभी चीजों की व्यवस्था आसपास के जो पोषक गांव थे वो किया करते थे। जो 200 गांव विश्वविद्यालय के पोषण के लिए दान में मिले थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से भी दान आया करते थे। आचार्य, इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शिलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शिलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान भी थे। शिलभद्र इसके प्रमुख थे। जब ह्वेनसांग यहां आए हुए थे
भ्रमण के लिए कह सकते हैं और अध्ययन के लिए। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। जैसा हम लोगों ने सुना है, कुछ इसके विशेषज्ञों द्वारा ये भी सूचनाएं प्राप्त होती है कि जो इसके द्वारपाल होते थे, जो गेट पे होते थे, वो भी काफी विद्वान होते थे इस विश्वविद्यालय के। और वो अगर किसी को प्रवेश होना होता था, यानी कि नामांकन लेना होता था, तो सबसे पहले उनका जांच, जो व्यवहारिक जांच था, आचरण संबंधी जांच था, जो चल करके जो व्यक्ति आता था उसका अवलोकन करते थे, सामने बैठ करके कुछ पूछताछ की जाती थी, उसके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते थे। और इसके बाद वहां प्रवेश होने के बाद फिर एक सामान्य आचार्य, फिर विशिष्ट आचार्यों द्वारा, जिसको आप कह सकते विभागाध्यक्षों द्वारा इसकी जांच होती थी, तब जाकर के नामांकन मिलता था। काफी कठिन प्रक्रिया थी नामांकन के। अध्ययन अध्यापन पद्धति क्या थी, इसको देख लेते हैं। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी, शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। इसको मैं बात करूं कि वर्तमान के कुछ विश्वविद्यालयों में, जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनमें व्याख्यान पद्धति से शिक्षा तो दी ही जाती है। साथ में अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पे विद्यार्थी पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, और पढ़ने के बाद अगर शिक्षक से क्लास के बाद कुछ पूछता है तो शिक्षक चिड़चिड़ा जाते थे, बातों का जवाब देने से बचते थे। उसमें क्या था, आज भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है भारत में, उसके बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके यहाँ मैं जब विश्वविद्यालय भ्रमण के लिए गया हूं तो मैं देखा हूं कि उनके यहाँ रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए रहते थे और कुछ न कुछ उनसे सुनते, जानते, समझते रहते थे, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे, शंकाओं का समाधान चाहते थे। उनके जाने के बाद फिर नए रिसर्च स्कॉलर कुछ न कुछ उसमें प्रवेश करते थे। तो ये बात भी होती थी। तो वहां पे ये बातें प्राय चलती रहती थी। अध्ययन क्षेत्र, यहां महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकृति की रचनाओं का विस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र की भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। इतनी विषयों की शिक्षा यहां दी जाती थी। नालंदा की प्रमुख खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने का विज्ञान का भी अध्यापन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। कहा जाता था कि इन विषयों के अलावा यहाँ पे उन विषयों की भी पढ़ाई होती थी, कराई जाती थी, जो धातु निर्माण से संरचनाओं बनाने का काम करते थे। पुस्तकालय की बात करें तो नालंदा की पुस्तकालय पूरे विश्व में प्रख्यात थी। नालंदा में सहर्षों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था। 9 फ्लोर, 9 तल। प्रथम तल हम लोग ऐसे अगर ग्राउंड फ्लोर माने भूतल के अलावा 9 तल और, यानी कि 10 क्षेत्र में 10 स्तर पे भवन निर्माण, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। एक पुस्तकालय का जो भाग था उसे रत्न रंजक बोला जाता था, दूसरा को रत्नोदधि बोला जाता था और तीसरे को रत्न सागर बोला जाता था। ऐसे विशाल भवन थे, विशाल लाइब्रेरी थे जो 9 तल्ले थे। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। चीनी यात्री यहां से जब बहुत सारी पुस्तकें ले गए तो यहां के ऐसा नहीं हो कि चोरी करके ले गए थे। यहां से हस्तलिखित पुस्तकों को
ज्ञान पुस्तकों को जो ले जाने की प्रक्रिया होती थी प्रचार प्रसार के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए, इसके आधार पर अनेक शिक्षा केंद्र खोलने के लिए ऐसे विद्वान जो थे उनको उनके साथ कुछ पुस्तकें यहां से गई थी। छात्रावास की बात करो तो यहां छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। एक या दो भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों की प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। आज छात्र संघ है विभिन्न विश्वविद्यालय में, उस समय भी छात्र संघ हुआ करता था। छात्र संघ भारत की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यहां छात्रों का अपना संघ था, वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। यह संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंधन आदि का कार्य किया करता था। आर्थिक आधार, छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी, केवल उन्हें पढ़ना था, शोध करना था। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिसकी चर्चा मैंने पहले किए थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। 13वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हो गया। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से यह जानकारी मिलती है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ी क्षति पहुंची थी। इस विश्वविद्यालय पे जो आक्रमण हुए थे एक बार नहीं हुए, कई बार हुए। हाँ, खिलजी जो था, अंत में बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह जला दिया गया था, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा सूचनाएं हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों से पहले भारत के ही कुछ धार्मिक संस्थाओं ने, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था, तो पूर्व धार्मिक संस्थाओं ने भी इसे नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद तुर्कों ने इसको नुकसान पहुंचाया। तारानाथ के अनुसार तीर्थकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बड़े स्तर पर तैयार होता है तो उसमें भी राजनीति और कूटनीति शुरू हो जाती है, जो धीरे 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 उसमें अपभ्रंश का काम करते, धीरे धीरे वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस पर पहला आघात हुआ हुण शासक महिर कुल द्वारा किया गया था। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था इस विश्वविद्यालय को। कुछ ऐतिहासिक उल्लेख देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेन-त्सांग और इति-त्सांग ने कई वर्षों तक यहां संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेन-त्सांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था छात्रों को, और विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इति-त्सांग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। अगर प्राचीन अवशेषों के बारे में बात करें, इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में व चैत्य मंदिर पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर की मुख्य इमारत विहार 1 थी। आज भी यहां 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवतः यहां ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की
भग्न प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ स्थित मंदिर नंबर 3 संख्या 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे छोटे स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यदि आप घूमने जाएंगे तो देखने के लिए मिलेगा। हम लोग कुछ अन्य स्थल की भी बात करते हैं। अगर आप वहां घूमने जाते हैं तो अन्य स्थल भी आपको देखने चाहिए। नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय, नालंदा का में एक जो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। वो नालंदा के जैसे ही आप यूनिवर्सिटी गेट से निकलेंगे उसके सामने उसका भी गेट है जहां आप घूमने जा सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन, 12वीं सदी के चावल जो जले हुए थे, जो आग लगी हुई थी 1199 में, जले हुए चावल के दाने भी रखे हुए हैं। अन्य स्थल में आप अगर जाएंगे तो वहां इसे भी घूम सकते हैं। नव नालंदा महाविहार, यह एक शिक्षण संस्थान है। इसमें पाली साहित्य और बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा शोध होती है। यह एक नया स्थापित संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहां आते हैं। तो आपको नव नालंदा महाविहार घूमना चाहिए जब जाते हैं तो। एक है ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। यह एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री ह्वेनसांग की स्मृति में बनाया गया है। इसमें ह्वेनसांग से संबंधित वस्तुएं तथा इनकी मूर्ति देखी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण है बड़गांव। एक्चुअली नालंदा जो हम लोग आज बोलते हैं, जिसको नालंदा बोला जाता है, उसका पुराना नाम बड़गांव ही है। नालंदा जहां खास करके जो खुदाई हुई है वो बड़गांव में ही पड़ता है, लेकिन हम लोग प्राय उसे नालंदा के नाम से जानते हैं। बड़गांव नालंदा का एक निकटतम गांव है, लेकिन कहा जाता है कि बड़गांव ही वो स्थल है और इस गांव में ही, जो बहुत लंबा चौड़ा गांव था, इसमें ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, जो हिंदू देवी देवताओं के छठ पूजा जो होती है उससे संबंधित है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा वाले के लिए भी जाना जाता है। और इसके 5 ही राजगृह है, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। पुनर्जीवन प्रयास, यानी कि जो आज हम लोग विश्वविद्यालय के रूप में देख रहे हैं या इसकी खुदाई उदाई जो कुछ है उससे हम लोग बात करते हैं। नालंदा शिक्षा और विज्ञान का प्राचीनतम केंद्र रहा है तथा कभी महान विश्वविद्यालय रहे। इस विख्यात नालंदा के पुरावशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाने का सुझाव मिला है और बनाया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को को अपनी सिफारिश भेज दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा पुरावशेष, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्थल घोषित किया है। इस स्थान की मूल सामग्रियों से ही इसकी मरम्मत कराई गई है। यह पूरा प्रयास किया गया है कि मूल रूप ना बदले, लेकिन वो जो है प्रख्यात हो, वो एक अच्छा धरोहर दिखे। इसके अलावा यूनेस्को अधिकारियों के अनुसार नालंदा स्थित मंदिर संख्या 3 का निर्माण पंचरत्न स्थापत्य कला से किया गया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थलों के अलावा कंबोडिया और अंकोर वाट मंदिर से मेल खाता है। इसके अलावा नालंदा और तक्षशिला में भी काफी समानताएं हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार अतुल्य भारत अभियान के साथ मिलकर एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के तहत कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, लाल किला दिल्ली, जैसलमेर दुर्ग, नालंदा विश्वविद्यालय और
धौलावीर जैसे स्थलों को भारत के 7 आश्चर्य के रूप में चुना गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार अमर्त्य सेन के अनुसार वर्ष 2010 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसके पुनर्जीवन प्रयास में सिंगापुर, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने भी सहयोग देने का वादा किया है और यही कारण है कि और कुछ देशों को मिला करके गवर्निंग बॉडीज की बनाई गई, जिसकी चर्चा मैंने कल के क्लास में किया था। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, नए विश्वविद्यालय के संदर्भ में बताया गया है। मैंने इस सभी सूचनाओं को संग्रह जो मैंने किया है और जो सूचनाएं मैंने दी है, ये कोई बात मौखिक ही नहीं है, ये जैसे तैसे नहीं लिए गए हैं, बल्कि ये कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं जिसको अध्ययन करने के बाद इसे संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करके आपके पास इसको रखा गया है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।